तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट, निदान एवं उपचार के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। जो पहला होगा कि डायग्नोसिस, दूसरा साइकोथेरेपी और तीसरा बिहेवियर थेरेपी क्या है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है क्लिनिकल साइकोलॉजी का, डायग्नोसिस का, कि डायग्नोस कैसे किया जाता है डिसऑर्डर्स को और उनका ट्रीटमेंट मेथड्स क्या होते हैं। उनका एक शॉर्ट ब्रीफ देंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए जानते हैं कि डिटेल में कि डायग्नोसिस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। मीनिंग एंड पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, डायग्नोसिस में जो मीनिंग है और क्लासिफिकेशन का क्या उद्देश्य होता है। जब भी हम वर्गीकरण करते हैं रोगों का, मानसिक व्याधियों का, उनका अर्थ क्या है, उनका उद्देश्य क्या होता है, क्यों किया जाता है। और DSM-4 क्या है, क्योंकि DSM-4 थोड़ा सा एक पुराना मैनुअल है मेंटल डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई करने का, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। तो उसको तो हम देखेंगे ही हल्का सा ब्रीफ, और DSM-5 के ऊपर भी एक छोटा सा नज़र डालेंगे। और क्लासिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मलिटी का कैसे क्लासिफाई होता है, कैसे क्लासिफिकेशन होता है, असामान्य व्यवहार का, मानसिक रोगों का, वो सब एक ही बात है। तो डायग्नोसिस के अंदर ये सब बातें होंगी। और साइकोथेरेपी में मीनिंग एंड नेचर, मॉडल ऑफ इंटरवेंशन एंड साइकोएनालिटिक थेरेपी। साइकोएनालिटिक थेरेपी क्या है और इंटरवेंशन मॉडल्स क्या हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और जो फाइनल हो हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर थेरेपी, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होता है, क्लाइंट सेंटर्ड गेस्टाल्ट एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जो आती है क्या होती है। तो एक शॉर्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस के ऊपर, साइकोथेरेपी के कॉन्सेप्ट के ऊपर और बिहेवियर थेरेपी के ऊपर में बात करेंगे। बाकी एक बहुत डिटेल में तो हम और इन कॉन्सेप्ट को नहीं यहाँ पर डिस्कस कर सकते, क्योंकि पूरी सेक्शन को इस लेक्चर में कवर करना है। तो फिर भी एक हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने की प्रयास करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। तो चलिए जानते हैं कि डायग्नोसिस का मीनिंग क्या है और पर्पज क्या है क्लासिफिकेशन। तो DSM-4 जो है वो क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो जानना जरूरी है आगे बढ़ने से पहले कि डायग्नोसिस मेथड्स क्या है। सबसे पहले ये जानने कि डायग्नोसिस है क्या, निदान कहते किसको है, रोगों को डायग्नोज करना किस बात को कहते हैं, अगर उसको डिफाइन करें तो वही क्या कहते हैं। तो सबसे पहला जो मेरियम वेबस्टर्स.com है, एक डिक्शनरी है, एक वोकेबलरी है। तो ये बात कहते हैं कि आर्ट और एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग ए डिजीज, ये एक ऐसा आर्ट है या एक्ट है किसी भी रोग को आइडेंटिफाई करने का। किस माध्यम से, उसके साइंस और सिम्टम्स के माध्यम से। ठीक, देन व्हाट द डायग्नोसिस इज, if we say in a single sentence, then the diagnosis is the art or act of identifying a disease from its signs and symptoms। किसी भी रोग के लक्षणों और उसके प्रतीकों के, उसके साइंस और सिम्टम्स से जब हम बीमारी की पहचान करें, तो उस प्रक्रिया को, उस आर्ट को, उस कला को डायग्नोसिस कहा जाता है, उस मेथड को डायग्नोसिस कहा जाता है। और जो दूसरा डिक्शनरी.कैम्ब्रिज है .org, वो कहते हैं कि जजमेंट अबाउट व्हाट ए पर्टिकुलर इलनेस और प्रॉब्लम इज मेड आफ्टर एग्जामिनिंग इट। जजमेंट है, डायग्नोसिस इज ए जजमेंट अबाउट व्हाट ए पर्टिकुलर इलनेस और प्रॉब्लम इज। एग्जामिन करने के बाद में किसी भी पर्टिकुलर रोग को, तो उस रोग के ऊपर किया जाने वाला जजमेंट, उसको डायग्नोसिस कहा जाता है। ठीक, ये तो सीधे सीधे अर्थ में एक डेफिनेशन के रूप में समझने की बात है। तो हम सीधे सीधे जाने कि डायग्नोसिस क्या है, निदान क्या है। जब रोग का हम पता करें, ठीक, जो रोग का जो पता करने की जो प्रक्रिया होती है उसको डायग्नोसिस कहते हैं, यानी कि निदान कहते हैं। ठीक, कौन सा रोग है या कौन सा रोग नहीं है, ठीक, अलग अलग साइंस के माध्यम से, उनके सिम्टम्स के माध्यम से जब हम पता करें तो उसको डायग्नोसिस कहते हैं। कि रोगों का पता करने की एक प्रक्रिया है, एक मेथड है डायग्नोसिस। ठीक, तो बेसिस ऑफ असेसमेंट, अब ये जानना भी जरूरी कि भाई निर्धारण के आधार क्या होते हैं, हम कैसे निर्धारण करते हैं, कैसे डायग्नोस करते हैं, तो उनके क्या क्या बेसिस होते हैं।
एक तो साइकोलॉजिकल बेसिस होते हैं, ठीक, साइकोलॉजिकल बेसिस क्या होते हैं भाई, मनोवैज्ञानिक आधार क्या होते हैं, क्लिनिकल इंटरव्यूज के माध्यम से हम पता करते हैं, डायग्नोज करते हैं बातों को, बीमारियों को, और रिपोर्ट्स के माध्यम से पता करते हैं, इंटरैक्शनल स्टाइल के माध्यम से पता करते हैं, एम्पैथी, सिचुएशनल फैक्टर्स और पैराडाइम्स, ठीक। तो साइकोलॉजिकल ये आधार डायग्नोसिस के यानी असेसमेंट के होते हैं। और बायोलॉजिकल क्या है, स्कैनिंग ब्रेन फंक्शन है, पीईटी है, सीटी है, एमआरआई है, एफएमआरआई, जैसा कि हम सुनते हैं, ये सब बातें ये बायोलॉजिकल डायग्नोसिस के जो आधार होते हैं, इनके माध्यम से हम भी डायग्नोज करते हैं, असेसमेंट करते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का, साइकोलॉजिकल डिजीजेस का, एबनॉर्मलिटी का। तो जो थर्ड होता है वो साइकोफिजिकल मेजर्स, साइकोलॉजिकल भी है, बायोलॉजिकल भी है, ठीक। तो इसलिए साइकोफिजिकल मेजर्स भी होते हैं, तो उनका संयुक्त प्रयोग करते हुए डायग्नोज करना, ठीक। तो तीन आधार पर हम डायग्नोज करते हैं, निर्धारण करते हैं किसी भी बीमारी का, किसी भी मानसिक रोगों का। तो ये तो मीनिंग की बात हो गई और उसके आधारों की बात हो गई, ठीक। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि पर्पज ऑफ डायग्नोसिस एंड क्लासिफिकेशन इन एबनॉर्मल साइकोलॉजी, कि असामान्य मनोविज्ञान में निदान एवं वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है भाई, हम क्यों करते हैं मनोविज्ञान में निदान एवं वर्गीकरण, असामान्य मनोविज्ञान क्यों आवश्यकता है निदान की। एक तो ऑर्डर और स्ट्रक्चर के लिए, जब भी हम मानसिक रोग को क्रम नहीं बनाएंगे, वो स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, तो हम जानेंगे कैसे कि भाई कौन सा मानसिक रोग किसको है, अव्यवस्था ना आए। इसलिए मानसिक असामान्य मनोविज्ञान में निदान और क्लासिफिकेशन की आवश्यकता होती है, ऑर्डर और स्ट्रक्चर के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, संवाद स्थापित करने के लिए, किस आधार पर किससे बात करेंगे, किस रोग के आधार को स्थापित करने के लिए, और आउटकम्स को प्रेडिक्ट करने के लिए, जो रिजल्ट्स हैं उनका अनुमान लगाने के लिए भी हमें डायग्नोसिस के एक सही वैज्ञानिक क्लासिफिकेशन की, वैज्ञानिक मेथड की आवश्यकता होती है डायग्नोसिस की। और डिसाइड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, अगर हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कि जब हमारे पास अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस होगा तभी हम अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। भाई हम ये कैसे जानेंगे हम कि इसी बीमारी का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या हम कहीं दूसरी बीमारी का ट्रीटमेंट तो नहीं कर रहे हैं। सब डायग्नोसिस के माध्यम से ही तो हम जान पाएंगे कि कौन सा रोग किसको है, किस रोग में किस ट्रीटमेंट मेथड की आवश्यकता होती है। तो इस बात के लिए भी डायग्नोसिस और क्लासिफिकेशन की आवश्यकता होती है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। और फिफ्थ होता है असिस्ट इन द सर्च ऑफ पैथोफिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजी एंड इटियोलॉजी, ठीक। तो पैथोफिजियोलॉजी और इटियोलॉजी कारणों के बारे में जानने के लिए, और मानसोपचार या जो भी मानसिक रोग शास्त्र है इसके ऊपर जानने के लिए भी डायग्नोसिस, उसको अध्ययन करने के लिए और उसकी हेल्प करने के लिए, उस संबंध में भी डायग्नोसिस की और क्लासिफिकेशन एबनॉर्मल साइकोलॉजी में असामान्य व्यवहार के क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता होती है। एक वैज्ञानिक क्लासिफिकेशन और एक वैज्ञानिक डायग्नोसिस मेथड का होना इन पांचों ही मुद्दों को सार्थक करता है। इन मुद्दों की आवश्यकता होती है, इन मुद्दों का सार्थक होना ही उद्देश्य होता है डायग्नोसिस का और क्लासिफिकेशन का, ठीक। तो चलिए आगे जानते हैं कि डायग्नोस्टिक मैनुअल्स क्या है, ठीक। हमने जान लिया कि डायग्नोसिस क्या होता है और डायग्नोसिस के बेसिस क्या होते हैं, असेसमेंट के बेसिस क्या होते हैं, ठीक। इसका पर्पज क्या होता है, क्यों आवश्यक है डायग्नोसिस का करना। अब हम जाने कि डायग्नोस्टिक मैनुअल्स क्या है। अब जो वर्तमान में हम डायग्नोसिस करते हैं, साइकोलॉजिस्ट करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं, साइकियाट्रिस्ट करते हैं, साइकोथेरेपिस्ट करते हैं, काउंसलर्स जो डायग्नोस्टिक मैनुअल्स को यूज करते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है, सबसे ज़्यादा फेमस है, वो डायग्नोस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स के नाम से फेमस है, जो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने 2013 में जिसको लॉन्च किया है, इसको डेवलप किया है। फिफ्थ एडिशन है इसका, पहला भी लॉन्च हुआ, उसके बाद दूसरा आया, उसके बाद तीसरा आया, उसके बाद चौथा आया, फिर उनका टेक्स्ट रिवीजन आया, फिर जाके फिफ्थ एडिशन आया है। तो एक धीरे धीरे विकसित हुआ हुआ मैनुअल है और काफ़ी जेन्युइन और वैज्ञानिक मैनुअल है, जिसको DSM-5 आजकल कहते हैं, जो सिलेबस में और DSM-4 की बात है।
तो सिलेबस जो DSM-4 है वो उसमें थोड़ा सा मानसिक रोगों को मल्टी एक्सियल मतलब एक्सिस 1 से एक्सिस 5 के अंदर के अंतर्गत सारे मानसिक रोगों को डिफाइन किया है, बल्कि DSM-5 में एक्सियल सिस्टम हटा दिया गया है, उसको सेक्शंस के माध्यम से यहाँ पर डिस्कस किया है, सेक्शन के माध्यम से उसको क्लासिफाई किया है मानसिक रोगों को। तो एक अलग संवाद का विषय है, उसको अभी आगे फिलहाल फ्यूचर लेक्चर्स में उसको आगे डिस्कस करेंगे। और जो सेकेंड है वो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको ICD-10 कहा जाता है। 10th रिवीजन 1993 में आया था। ICD-11 की भी आने की बातें हैं, और कितना डेवलप्ड हुआ कितना आया वो अलग विचार का विषय होगा। जो वर्तमान में डायग्नोसिस मैनुअल यूज होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज होने वाले मैनुअल्स तो ही हैं, ICD-10 और DSM-5 है। इनमें मानसिक रोगों को सिस्टमेटिकली बताया गया है, उनकी कोडिंग की गई है, मानसिक रोगों को कोड के माध्यम से उनका नाम दिया गया, उनके सिम्टम्स बताए गए हैं, इस आधार पर हम मानसिक रोग को जान पाए, उनके सिम्टम्स के आधार पर उनको पहचान पाए। तो डायग्नोस्टिक मैनुअल्स का यही काम होता है, मानसिक रोग को पहचानना, मानसिक रोग को जानने के जो तरीके होते हैं, जो भी उसमें कोडिंग होती है वो सब इन मैनुअल्स में होती है। तो DSM-5 और ICD-10 जो है वो पॉपुलर है। और इंडियन क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या रही, क्योंकि ऐसा तो नहीं डेवलप्ड है या आपको प्रैक्टिस में लाया जाता हो, एक जनरल समझाने के लिए बच्चों को एक नया इंसाइट देने के लिए है, या एक नया विजन देने के लिए कि भाई इंडियन क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हमारे प्राचीन शास्त्रों में या पूर्व के विद्वान रहे जो प्रोफेसर्स ने जो बताए हैं उनकी बात हम करेंगे। जो HG सिंह थे, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे। 1982 में उन्होंने भी एक मेंटल डिसऑर्डर्स को डिवाइड करने की कोशिश की। उनको 3 लेवल में उन्होंने बताया कि सीवियर है, माइल्ड है और हेल्थ इंटीग्रेशन के रूप में उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की। और फर्दर NN विग हैं और जी सिंह हैं। 1997 में उन्होंने साइकोसिस के टाइप्स की बात की। साइकोसिस टर्म हालांकि वर्तमान मैनुअल्स में कहीं यूज नहीं है इसका, साइकोसिस शब्द का, इसको मनोविकृति के रूप में हिंदी में कहा जाता है। तो उन्होंने साइकोसिस के टाइप्स के ऊपर बात की है 1997 में। और JS तेजा हैं 1975 में, उन्होंने साइकोसिस के 5 पार्ट्स की बात की थी। तो ये तो एक इंडियन सिस्टम की बात है, इंडियन विद्वान कौन रहे जिन्होंने मैनुअल्स के ऊपर में अपने काम किए हैं अलग से। तो इंडियन क्लासिफिकेशन सिस्टम को अगर छोड़ दें तो जो मेन है डायग्नोसिस मैनुअल जिसको याद किया जाना चाहिए, जो प्रैक्टिस में लाया जाता है, वो DSM-5 है। ठीक, 2 है, DSM-5 है और ICD-10 है। तो ये डायग्नोस्टिक मैनुअल्स हैं। तो जरा जानते हैं कि भाई DSM-4 क्या है, जो इसमें आपके सिलेबस में है, जिसको सिलेबस में दिया है। हालांकि DSM-4 पुराना है, DSM-5 आ चुका है। तो DSM-4 जो है मल्टी एक्सियल सिस्टम है, जिसमें 5 एक्सिस हैं। जिसमें पहला है, पहले एक्सिस में क्लिनिकल डिसऑर्डर्स एंड अदर कंडीशंस के रूप में है। सेकेंड एक्सिस में पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और मेंटल रिटार्डेशन है। एक्सिस थर्ड में है जनरल मेडिकल कंडीशंस हैं। और एक्सिस 4 में साइको सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं। एक्सिस 5 में ग्लोबल असेसमेंट और फंक्शनिंग। तो 5 एक्सिस में ये बटा है, जबकि जो आधुनिक DSM-5 है वो सेक्शंस में बटा है, जिसमें ऐसे मल्टी एक्सियल सिस्टम को हटा दिया गया है जिसमें से। तो DSM-4 जो था 1994 में विकसित हुआ था, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, 4th एडिशन इसको कहते हैं। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, अमेरिकन मनोचिकित्सक संघ द्वारा इसको स्थापित किया था, इसको डेवलप किया था इस डायग्नोस्टिक मैनुअल को, DSM-4 को। और न्यूरोसिस एज ए टर्म वाज नो लॉन्गर। इसमें क्या खास बात थी, जो न्यूरोसिस टर्म था वो टर्म इससे हट गया था। तो साइकोसिस और न्यूरोसिस ये टर्म्स थे, ये पुराने टर्म्स रहे हैं, 1990 के दशक के रहे हैं। तो यहाँ से इसमें सुधार आया इन कंसेप्ट में। साइकोसिस और न्यूरोसिस टर्म का लगभग यूज यहाँ से बंद कर दिया गया। ठीक, तो क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर्स काफ़ी प्रकार के आने लगे, उनको अलग अलग क्लासीफाई करने की आवश्यकता देखने को मिली। और भी हमारे सिम्टोमेटोलॉजी और सिम्टम्स अलग अलग प्रकार के दिखने लगे। तो मेंटल डिसऑर्डर को हम केवल 2 साइकोसिस न्यूरोसिस में नहीं बांट सकते थे। तो इसलिए यहाँ से न्यूरोसिस टर्म जो था उसको हटा दिया गया लगभग। तो मेंटल डिसऑर्डर्स क्या क्या रहे, किस वाले
DSM DSMs में, तो उनका हल्का सा एक ब्रीफ यहाँ पर हमने जैसे लिखा है। तो DSM-4 में 84 डिसऑर्डर्स थे जैसे, और DSM-3 में 265 डिसऑर्डर्स की बात आई। DSM-3 रिवीजन में 292 डिसऑर्डर्स की बात आई, और जबकि DSM-4 में जो 1994 में लॉन्च हुआ उसमें 297 डिसऑर्डर्स दिए गए, उसमें वर्णित किए गए। और DSM-4 जो टेक्स्ट रिवीजन आया सन 2000 में आया, और जो DSM-5 आ चुका है 2013 में आ चुका है। ठीक, तो उसमें भी थोड़ा सा माइनर चेंज हुए। DSM-4 की जो है DSM-4 टेक्स्ट रिवीजन आया, TR आया 2000 में, इसमें थोड़ा सा माइनर चेंजेस के साथ ही आया DSM-4 के। तो उसके बाद आ जाता है DSM-5 जो 2013 में आया। मेजर चेंजेज आए, ठीक, मेजर चेंजेस इसमें आए हैं। मल्टी एक्सेल सिस्टम हटा दिया गया और बहुत सी बातें, नए डिसऑर्डर्स को नया नाम दे दिया, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर करके नया उन्होंने उसको पूरा सेक्शन ही पूरा एक डिसऑर्डर का एक मेन उसको एक हेडिंग ही बना दिया गया है, जिसके अंदर काफ़ी डिसऑर्डर उन्होंने ले लिए हैं। और अलग से जैसे मेंटल रिटार्डेशन था, इस वर्ड को हटा के उसको अंदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की श्रेणी में अंदर ले लिया है। ठीक, और भी ऐसे काफ़ी चेंजेस हैं DSM-5 में किए गए हैं। तो ICD-10 जो है वो क्या है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान ले लें। तो ICD-10 जो है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज जिसको कहते हैं, एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम स्ट्रेंथ रिवीजन ICD-10 वर्जन फॉर 2000, ठीक, 2010। और ICD-10 क्योंकि इसमें सारे ही डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। डायग्नोस्टिक एस्थेटिक DSM-4 और 5 तो केवल मेंटल डिसऑर्डर्स के हैं, लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखने की ICD-10 जो है उसमें सारे ही डिसऑर्डर, चाहे फिजिकल हो मेंटल, और जो मेंटल डिसऑर्डर है उसको चैप्टर 5 के रूप में यहाँ पर दिया गया है ICD-10 में। जो चैप्टर 5 उसको नाम दिया मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स नाम दिया गया है, और जिसकी कोडिंग F00 से F99 तक उसमें की गई है। तो ये सब बातें ध्यान में रखी जाने वाली हैं, रखी जानी भी चाहिए। तो अब हम फाइनली आते हैं साइकोथेरेपी के ऊपर। भैया कि साइकोथेरेपी है क्या, मीनिंग एंड नेचर, मॉडल ऑफ इंटरवेंशन एंड साइकोएनालिटिक थेरेपी। ठीक, तो मनोचिकित्सा एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग मौखिक और मनोवैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग के माध्यम से मनोवैज्ञानिक विकारों और मानसिक संकट के इलाज की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो मनोचिकित्सा, मनश्चिकित्सा इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक, साइकोथेरेपी कहते हैं, मनोचिकित्सा साइकेट्री कहा जाता है। ठीक, तो मनोचिकित्सा जो होती है एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग मौखिक और मनोवैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक विकारों, मानसिक जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी क्राइसिस होता है, उसके इलाज की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान एक प्रशिक्षित मनोचिकित्सक या साइकोथेरेपिस्ट या मनोचिकित्सक क्लाइंट को किसी विशेष मानसिक बीमारी या जीवन तनाव के स्रोत जैसी विशिष्ट या सामान्य समस्याओं से निपटने में मदद करता है। मनोचिकित्सा के कई प्रकार हैं, प्रत्येक का अपना दृष्टिकोण है। ठीक, तो मनोचिकित्सा हिंदी में जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर थोड़ा सा मनोचिकित्सा को साइकेट्री कहा जाता है, ठीक, और साइकोथेरेपी को मनः चिकित्सा के रूप में कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको मनः चिकित्सा समझा जाए। ठीक, तो मनः चिकित्सा जो है साइकोथेरेपी जो है उसको इंग्लिश में कह लें तो मनोचिकित्सक क्लाइंट को किसी विशेष मानसिक बीमारी या जीवन तनाव के स्रोत जैसी विशिष्ट या सामान्य समस्याओं से निपटने में मदद करता है। मनोचिकित्सा के कई प्रकार हैं, प्रत्येक का अपना दृष्टिकोण है। मनोचिकित्सा का प्रकार जो आपके लिए सही है आपकी व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर करता है। साइकोथेरेपी को टॉक थेरेपी, परामर्श, मनोसामाजिक चिकित्सा या केवल थेरेपी के रूप में भी जाना जाता है। तो साइकोथेरेपी को एक तो टॉकिंग की ओर कहते हैं, टॉकिंग थेरेपी कहते हैं, और काउंसलिंग भी कह सकते हैं, साइको सोशल थेरेपी भी कह सकते हैं भैया, या केवल थेरेपी भी कह सकते हैं, ये कहना है इनका। तो मौखिक या मनोवैज्ञानिक तरीकों से मनोवैज्ञानिक विकारों या मानसिक संकट को दूर करने की जो प्रक्रिया है उसको
साइकोथेरेपी कहा जाता है। ठीक, मनोवैज्ञानिक या मौखिक तरीकों से मनोवैज्ञानिक विकारों या मानसिक क्राइसिस को दूर करने की जो प्रक्रिया है उसको साइकोथेरेपी कहा जाता है। जबकि मेडिकल थेरेपी या साइकेट्री मेडिकल मेथड्स को भी यूज करता है साइको या मानसिक रोग के उपचार के लिए। तो यहाँ पर इसको जानना समझना भी जरूरी है इस अंतर को। साइकेट्री, साइकोथेरेपी और बायोमेडिकल थेरेपी में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी क्या है, ठीक, और फॉर्मेट्स ऑफ साइकोथेरेपी। ठीक, टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी और फॉर्मेट्स ऑफ साइकोथेरेपी। तो टाइप्स क्या क्या है साइकोथेरेपी? तो साइको एनालिटिक थेरेपी है, ठीक, मनोविश्लेषणात्मक थेरेपी इसको कहते हैं। मनोविश्लेषण के माध्यम से उसको समझते हैं, एक अचेतन मन की एकदम जो इच्छा है उसको समझने का प्रयास किया जाता है और उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। बिहेवियर थेरेपी व्यवहार में सुधार करने की कोशिश करता है। ह्यूमनिस्टिक थेरेपी जो है, जो इंटरवेंशन मॉडल है ह्यूमनिस्टिक। इंसाइट थेरेपी जो कहते हैं कि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जिसको कहा जाता है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। कार्ल रोजर्स जिसके संस्थापक थे। ये क्लाइंट पे डिपेंड होती है वो सारी थेरेपी, उसमें नॉन डायरेक्टिव अप्रोच का अपनाया जाता है। ठीक, जबकि साइकोएनालिटिक थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी में डायरेक्टिव अप्रोच का अपनाया जाता है। और कॉग्निटिव थेरेपी विचार में संज्ञानात्मक प्रक्रम में चेंजेस करने की कोशिश किया जाता है। गलत व्यवहार प्रक्रम को सही व्यवहार प्रक्रम में, सही संज्ञानात्मक प्रक्रम में बदलने का कोशिश किया जाता है। और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी व्यवहार और संज्ञान दोनों को मिला के दी जाने वाली थेरेपी है, जिसकी सबसे ज़्यादा थेरेपी जो यूज में आती हैं वो है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है। ठीक, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीबीटी है। रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी जिसको कहते हैं, एल्बर्ट एलिस थे जिसके संस्थापक। ठीक, तो इस ढंग से टाइप्स आ जाते हैं साइकोथेरेपीज की, मनोचिकित्सा के। ठीक, और जो फॉर्मेट्स ऑफ साइकोथेरेपी है कि जो प्रारूप है साइकोथेरेपी के जो हम प्रदान करते हैं वो किस ढंग से प्रदान कर सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल रूप से दे सकते हैं किसी व्यक्ति को, व्यक्तिगत चिकित्सा हो सकती है, व्यक्तिगत मनोचिकित्सा दी जा सकती है। और दूसरी कपल के रूप में दे सकते हैं, किसी कपल को आप दे सकते हैं, किसी जोड़े के रूप में मनोचिकित्सा दे सकते हैं। और तीसरा फैमिली को दे सकते हैं आप थेरेपी। और फोर्थ है ग्रुप थेरेपी। तो 4 फॉर्म्स में हम साइकोथेरेपी दे सकते हैं और टाइप्स यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए। साइकोथेरेपी क्या है हमने जान लिया कि मौखिक या मनोवैज्ञानिक तरीकों से मानसिक रोगों का या मानसिक समस्या का उपचार करना साइकोथेरेपी कहा जाता है। और जबकि बायोमेडिकल थेरेपी में मेडिकल मेथड्स को भी यूज किया जाता है। ठीक, तो ये इनका अंतर होता है आपस में। तो फाइनली हम बात करते हैं कि बिहेवियर थेरेपी क्या है, तो इसके अंदर क्या क्या हम इलाज कर सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी बीमारियों को उपचार किया जा सकता है, इसके बाद शॉर्ट हम एक ब्रीफ डालेंगे। जबकि और भी इसमें काफ़ी हेडिंग्स यहाँ पर सिलेबस में है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें तो 1 बाय 1 करके हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट एक कॉन्सेप्ट जो फॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये समझने वाली बातें हैं, एक मूल कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ कि बिहेवियर थेरेपी में जो है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर है, क्लाइंट सेंटर्ड है। ठीक, क्लाइंट सेंटर्ड हालांकि बिहेवियर थेरेपी नहीं है, तो बिहेवियर थेरेपी अलग है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन हाँ इससे जुड़ा है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी जुड़ी हुई आपस में। क्लाइंट सेंटर्ड, गेस्टाल्ट और एक्जिस्टेंशियल थेरेपी ये थोड़ा सा अलग है। तो बिहेवियर थेरेपी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, जो फोबियाज को क्योर करने में इसका ज़्यादा यूज होता है। तो उसको हम सिस्टमेटिकली रिमूव करने की कोशिश करते हैं। एक सीरीज बना ली जाती है क्लाइंट के फोबिया की या उसके डर की जो इंटेंसिटी है, जो डर की जो उसकी मात्रा है या डर का जो उसके अंदर प्रभाव, उसकी सीरीज बना लेते हैं और उसको सिस्टमेटिकली 1 बाय 1 करके हर एक स्टेप में उसको क्योर करने की कोशिश करते हैं। वो डर उस क्लाइंट के अंदर से निकालने की कोशिश करते हैं। उसको सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन मेथड कहते हैं या थेरेपी कहते हैं। ठीक,
तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा है। इसके अंदर REBT आता है, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी आता है। उसके अंदर संज्ञान और व्यवहार का संयुक्त रूप से मिलाते हुए मानसिक रोग का उपचार करने की कोशिश की जाती है। क्लाइंट सेंटर्ड है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर आता है। कार्ल रोजर्स इसके संस्थापक थे, जिनका ये मेन मानना है कि जो क्लाइंट है, जो व्यक्ति है, उसको अगर हम पॉजिटिव रिगार्ड देते जाए, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देते हैं, तो व्यक्ति खुद ही अपने आप में मानसिक रोग से लड़ने लगता है, उससे बचने लगता है, उसके अंदर सुधार आने लगता है। ये इनका मानना है कि पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब है कि बिना शर्त कि हम उसको धनात्मक व्यवहार या धनात्मक उसको ट्रीटमेंट देते जाएं तो व्यक्ति में सुधार आते जाता है। ये इनका मानना है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि गेस्टाल्टिस्ट हैं, ये संयुक्त अप्रोच की बात करते हैं। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, ये भी मानवतावादी, अस्तित्ववादी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। तो इसका एक डिटेल डिस्कशन एक कोई नेक्स्ट लेक्चर हो सकता है जिसका। तो फिलहाल अब बात कर लेते हैं कि जो ये थेरेपीज हैं, व्यवहार थेरेपी जो होता है, व्यवहार थेरेपी या व्यवहार चिकित्सा से कौन सी बीमारी का क्योर किया जा सकता है। तो व्यवहार थेरेपी मानसिक स्वास्थ्य विकारों का इलाज करने वाली चिकित्सा के प्रकारों के लिए एक छत्र शब्द है। ठीक, तो ज़्यादातर जो मानसिक विकार हैं उनमें ज़्यादातर जो यूज होता है, यहाँ पर कहने का मतलब व्यवहार थेरेपी या बिहेवियर थेरेपी ही यूज होता है। ज़्यादातर आप कहीं भी जाएँ, मानसिक रोगों का इलाज आप देखें तो बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को ही ज़्यादातर यूज किया जाता है। चिकित्सा का यह एक रूप संभावित आत्म विनाशकारी या अस्वस्थ व्यवहार को पहचानने और बदलने में मदद करता है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होता है भाई कि ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जो बिहेवियर है, जो अपना जो विनाश होने वाला बिहेवियर है, माल एडजस्टेड बिहेवियर, उसको अस्वस्थ व्यवहार को बदल के उसमें सही व्यवहार और सही मानसिक प्रक्रम को स्थापित करने का प्रयास करता है। यह इस विचार पर कार्य करता है कि सभी व्यवहार सीखे जाते हैं और अस्वस्थ व्यवहार को बदला जा सकता है। उपचार का ध्यान अक्सर वर्तमान समस्याओं पर होता है और उन्हें कैसे बदलना इस पर होता है। यानी कि जैसे साइको एनालिसिस में हम बिल्कुल डीप में उसके हिस्ट्री में चले जाते हैं, केस हिस्ट्री में चले जाते हैं, उसके अनकॉन्शियस थॉट्स को जानने का प्रयास करते हैं, उसके ड्रीम का एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं, नहीं बल्कि इसमें वर्तमान समस्याओं को फोकस किया जाता है और उसको बदलने का प्रयास किया जाता है बिहेवियर थेरेपी में। तो उससे किन किन बीमारियों का उपचार अधिक तक होता है। ठीक, तो लोग निम्न उपचारों हेतु, इन बीमारियों उपचारों हेतु जो यहाँ पर लिखी गई है, लगभग उसके लिए बिहेवियर थेरेपी की तलाश की जाती है या इसको यूज किया जाता है। जो पहला डिप्रेशन है, ठीक, एंग्जाइटी है जिसको चिंता कहते हैं। डिप्रेशन यानी कि अवसाद एक सामान्य बीमारी है, एक आम बीमारी है। सुसाइडल केस आना, बहुत सी बातें होना, सब डिप्रेशन के ही आजकल मानसिक बीमारी या समस्या देखने को मिलती है। काफ़ी कॉमन बीमारी हो चुकी है एंग्जाइटी, यानी कि दुश्चिंता जिसको कहते हैं। ठीक, हालांकि ये सब जो बीमारी है वो DSM-5 में और भी रिफॉर्म्ड भी में आ गई हैं। जो इच्छुक हैं DSM-5 को पढ़ सकते हैं, उसका डिटेल जानना हो तो फिर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। पैनिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक, वो भी इससे बिहेवियर थेरेपी से क्योर करने की कोशिश की जाती है। एंगर इश्यूज हैं, ठीक, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, ठीक, ज़्यादा खाना या बिल्कुल ही कम खाना, ठीक, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं, बुलिमिया कहते हैं, सब इसके अंदर आते हैं। और PTSD, ठीक, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, ध्रुवीय जिसको कहते हैं, मैनिक डिप्रेसिव फेजेस होते हैं, अति उत्सुकता होना और फिर एकदम डिप्रेसिव फेज आ जाना, ये सब जो है। और ADHD है, ठीक, फोबियाज हैं इंक्लूडिंग सोशल फोबिया, ठीक, फोबियाज जो होते हैं दुर्भीतियाँ होती हैं हमारे अंदर, जैसे डर बैठ जाता है जो एक मानसिक बीमारी का रूप ले लेता है, फोबिया उसको कहते हैं। ठीक, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, OCD, ठीक, बार बार किसी विचार का मन में आना और उसको करने के लिए बाध्य होना, इसको ऑब्सेशन और कंपल्सन कहते हैं। जब हमारे अंदर कोई बार बार विचार आए, मन में कोई विचार आए कि जैसे ताला बंद है, ठीक, या ताला खुला तो नहीं है कहीं मेरे कमरे का, बार बार ही विचार आना, उसको ऑब्सेशन कहते हैं। ठीक, और अगर मैं जाके बार बार उसको चेक करूं तो उसको कंपल्सन कहेंगे। जो इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति होगा बार बार ऐसा करेगा, ठीक, उसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD इसको शॉर्ट में कहा जाता है। ऐसे कई दूसरे रूप में भी हो सकती है, बार बार हाथ धोना हो, जैसे आजकल के इस महामारी के दौर में हो सकता है कि इसको ये बीमारी और डेवलप भी हो जाए। तो सेल्फ हार्म, अपने आप को हार्म पहुंचाना,
सब्सटेंस एब्यूज है, बहुत बड़ा एक इश्यू है अभी का वर्तमान समय का। यंग एज बच्चों में ये काफ़ी देखने को मिल रहा है और युवाओं में भी है। ठीक, तो ये सब है। बिहेवियर थेरेपी से इन मानसिक बीमारी का क्योर होना संभव है या ज़्यादातर होता है इनमें यूज इसका। तो फाइनली अब हम ये बात करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे। साइकोपैथोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, मनोविकृति विज्ञान जिसको कहते हैं। हालांकि एबनॉर्मल साइकोलॉजी भी इसको कहा जाता है, कभी असामान्य मनोविज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मानसिक रोगों का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक, कि क्या है, क्या प्रकार है। ठीक, तो साइकोपैथोलॉजी में जो 3 पॉइंट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे, उसमें पहला है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स क्या है। ठीक, ठीक, चिंता विकृतियाँ जिसको कहते हैं। ठीक, और सिजोफ्रेनिया क्या है, मनोविदालिता उसको कहते हैं, एकदम पागलपन जो होता है। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जिसको कहते हैं कि व्यक्तित्व विकृतियाँ क्या है। हालांकि ये DSM-5 में तो रिफॉर्म्ड वे में, एक अलग वे में ये सारे डिसऑर्डर्स आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये सिलेबस में है इसलिए इसको हम इस रूप में भी समझेंगे और DSM-5 का भी इसमें टच देते हुए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आशा करता हूँ कि इस लेक्चर के माध्यम से हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ दे पाए और उसको हमने समझा। तो इसी प्रकार के नॉलेजेबल लेक्चर्स के लिए और अन्य जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें और तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।